हेलो एंड वेलकम टू सेशन। सो आप लोगों का हमारे क्रैश कोर्स में स्वागत है। जो जो जुड़े हैं काइंडली चेक कर लीजिए, हम ऑडिबल और नॉट, क्लैरिटी है, कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है। अपने एंड पे भी चेक कर लीजिए और हमें बता दीजिए कमेंट करके कि सब ठीक ठाक है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस क्रैश कोर्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने ज्योग्राफी डिस्कस की है, अभी हिस्ट्री चल रही है उसमें। अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया के डिस्कस कर रहे हैं, और मॉडर्न इंडिया में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रीडम स्ट्रगल। राइट, फ्रीडम स्ट्रगल आपको मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है सिविल सर्विसेज में जब हिस्ट्री की बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है। मॉडर्न इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारी हिस्ट्री ये कवर कर लेता है। फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से बात करते हैं, जब नेशनलिज्म राइज हुआ इंडिया में, तब से लेके जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे 1947 तक। तो वो क्या रीज़न थे नेशनलिज्म आया, होता क्या है मतलब इसका। फिर पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, फिर कांग्रेस बनी और उसका जो मॉडरेट फेज है जिसको कहते हैं नरम दल था वो रहा, फिर गरम दल आया, एक्सट्रीमिस्ट फेज। उसके बाद यहाँ पे गांधी जी आ गए। तो गांधी जी के अंडर कैसे मूवमेंट रहे, स्टार्टिंग में उनके कौन से मूवमेंट हैं, चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद के सत्याग्रह हैं, वो हम बात करेंगे। और जो मेजर मूवमेंट्स हैं, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया, फिर उनकी बात करेंगे। राइट, कैबिनेट मिशन उसके बाद आया, और ये क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर माउंटबेटन का प्लान था और इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई थी। राइट, तो ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जितना हो पाएगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, एक लेक्चर में हो सकता है, पर कोशिश करेंगे कि कितना होता है। राइट, सारा तो आज नहीं करने वाले, कल के लिए भी छोड़ देते हैं कुछ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइट, इसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है उसके रीजन क्या है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। दूसरा है पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। तो हो क्या रहा है कि जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर किया, उसका जो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा था, उस वजह से नेशनलिज्म निकला। सबसे पहले सवाल आता है नेशनलिज्म क्या था। देखो, एक लेमन की भाषा में बात करेंगे इसको, कि जब लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है ना, वननेस की, हम सब एक हैं। चाहे कोई पंजाब में रहता हो, चाहे कोई बिहार में रहता हो, चाहे कोई मध्य प्रदेश में, चाहे कोई केरल में, महाराष्ट्र, आंध्र या तमिलनाडु। जब वो कहते हैं ना कि कौन है, कि हम इंडियन हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जहां वी कहते हैं ना, मैं नहीं होता फिर वहां कि मैं पंजाबी, मैं मद्रासी, मैं गुजराती। नो, जब हम हिंदुस्तानी, जब लोगों के अंदर हम की भावना आ जाए, वी की फीलिंग आ जाए, सो दैट इज नेशनलिज्म बेसिकली। मीन्स जब लोग जुड़ जाएं, इकट्ठे हो जाएं। और ये इकट्ठे क्यों हो रहे थे, नेशनलिज्म का मतलब है लोग इकट्ठे हो गए, एक छत के नीचे आके सब एक मान रहे हैं अपने आप को। अब ये नहीं कहेगा था कि मैं हैदराबाद का हूँ, मैं मुगल एम्पायर का हूँ, मैं यहाँ का हूँ। कुछ नहीं है, अब ऐसा सब एक ही जगह के, ब्रिटिश इंडिया के थे वो लोग। क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी अब इंडिया में हो चुकी थी। पॉलिटिकल यूनिटी कैसी हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऑलमोस्ट सारे जो स्टेट्स थे वो कैप्चर कर लिए थे, हमें पता है। बाय फोर्स किए, बाय डिप्लोमेसी किए, अपनी अपनी पॉलिसी लाके। तो अब इंडिया एक था, चाहे वो मद्रास था, चाहे वो बॉम्बे था, चाहे वो कैलकाटा था, चाहे वो दिल्ली था। अब वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। तो नेक्स्ट वही लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ कि पहले तो उन्होंने पीस मेंटेन की। पहले आप देख सुनते थे कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, बाहर से अटैक हो रहा है, बाहर से लोग आ गए, अब यहाँ के लोग आपस में लड़ रहे हैं, हर ऐसा सुनते रहेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राइट, तो पीस मेंटेन हुई। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। कि पहले हर राजा का अपना सिस्टम अलग था, मुगल्स का अलग था, मराठास का अलग था। राइट, त्रावणकोर के जो राजा थे उनका अलग था, सबका अपना अपना था। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। तो जो जुडिशरी है पूरे इंडिया में एक है, सिविल सर्विसेज पूरे इंडिया में एक है जो उसको चला रही थी, और पुलिस पूरे इंडिया में एक है, रेवेन्यू सिस्टम पूरे इंडिया में एक है। लगान किसको देना है, सभी को देना है। पहले ऐसा नहीं था। तो जब ऐसा होगा तो सबको क्या लगेगा कि हम एक ही गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो यूनिफिकेशन, और जो लोग हैं एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। राइट, उसके अलावा जो था वो आगे क्या लिखा हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। की जो ट्रांसपोर्ट के साधन थे, अब क्या हो गए थे, वो फास्ट हो गए थे। पहले रेलवे नहीं थे, अंग्रेजों ने रेलवे इंट्रोड्यूस की, उसकी वजह से अब जाना आसान हो गया। जो बॉम्बे में बैठा है उसको कैलकटा जाना, उसको मद्रास जाना आसान हो गया, वो जा सकता था।
फिर मॉडर्न एजुकेशन ने कैसे किया? मॉडर्न एजुकेशन ने जोड़ने का काम किया। मॉडर्न एजुकेशन का मतलब क्या? यहाँ पे इंग्लिश उन्होंने इंट्रोड्यूस की, उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज दी कि पहले बंगाल के लोग बांग्ला बोलते हैं, मद्रास के जो हैं उनकी तमिल चलती है ना, केरला की मलयाली चलती है, महाराष्ट्र में मराठी है, तो एक दूसरे की बात कैसे समझेंगे? तो प्रॉब्लम थी उतना, मतलब मास लेवल पे तो नहीं था ना। हो सकता है नॉलेज पहले वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उतना उस लेवल पे नहीं होगा क्योंकि इंटरेक्शन तो पहले भी था। बट अब क्या हो चुका है, मॉडर्न एजुकेशन आने की वजह से अब वो सब एक हो गए हैं, अब वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस ईजी हो गया है। फिर मॉडर्न प्रेस, अब ये कई बार सवाल आ जाता है, ये मेंस में सवाल ऐसे आते हैं कि प्रेस का क्या रोल था इंडिया में नेशनलिज्म के राइज होने में। देखो प्रेस का रोल क्या होता है, प्रेस आइडियाज को डिसेमिनेट करती है, फैलाती है। आप अपने घर में बैठे हो, आपके अंदर कुछ आइडिया है, तो वो आपके मन में आइडिया है, आप उसको लिख के छपवा दो, बुक छपवा दो, न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दो, अब तो सोशल मीडिया पे डाल दो, तो वो क्या है, वो प्रेस है जो आपके आइडिया को दूर तक ले जाएगी। तो यहाँ पे जो उस टाइम के लीडर्स थे, उनके आइडियाज को पहुंचाने में अगर किसी का रोल है सबसे बड़ा, तो वो प्रेस का है जी, ये याद रखिएगा। फिर राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, ये कौन है? जो हमने कल डिस्कस किया था कि एक इंटेलेक्चुअल्स क्लास जो है, मिडिल क्लास जो थी, वो राइज हो गई थी, जो देखती थी कि प्रॉब्लम्स क्या है, उनको सॉर्ट आउट करना है। वो अलग अलग जगह की, पर वो सारे क्या है, अब उनको चीजें समझ में आ रही थी क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको क्या, उनको लगा कि सारे मिल के काम करेंगे। और वो कब हो सकता है, जब वो एक दूसरे को अपना समझते हैं। अब वो चीजें आ रही थी यहाँ पे। फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ, उसका असर पड़ा। हिस्टोरिकल रिसर्च से कैसे हुआ कि इंडिया किस रूलर के अंडर रहा था, इकट्ठा था। फिर आर्यंस की थ्योरी जो आई, तो आर्यन से पता लगा कि इंडियन जो थे वो सुपीरियर थे। तो ये चीजें आके हमारे अंदर पता लगा कि हम लोग सारे आर्यंस के डिसेंडेंट हैं, कुछ ऐसी चीजें आने लगी, तो वननेस की फीलिंग आती है। कंटेम्प्रेरी यूरोपियन इवेंट्स, उनका फर्क पड़ रहा है कि बाहरले कंट्रीज में क्या हो रहा था। फिर जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, वो प्रोग्रेसिव थे, वो जोड़ने की बात करते थे। जो रिफॉर्म्स खासकर क्या था कि कास्ट से दूर जाइए, आप कल्चर मिंगलिंग की बात कीजिए, एक दूसरे को सब क्या मानेंगे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे। फिर एक चीज और हुई, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो इंडिया का हो रहा था, अब उनको समझ आने लगा कि इंडिया को जो ब्रिटिशर्स है वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो अगर ऐसा है तो क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इकट्ठा कब होंगे, जब पहले फीलिंग तो आएगी। उसके अलावा जो पॉलिसीज थी, है ना, लॉर्ड रिटन थे, उनकी पॉलिसीज थी अगेंस्ट इंडियंस। एल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी हुई, रेशलिज्म था, ये कुछ चीज ऐसी थी जिन लोगों ने इन चीजों को पुश किया। तो उस टाइम हुआ क्या कि लोगों के अंदर अवेकनिंग आनी स्टार्ट हो चुकी थी। ये क्यों हो रही है? जब रिफॉर्म मूवमेंट चल रही है, लोग पढ़ लिख गए हैं, तो दो तरह से है। वो अगर समाज की तरफ देखेंगे तो पॉलिटिक्स में भी देखेंगे। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, स्टार्ट पॉलिटिक्स से नहीं होता, स्टार्ट होता है अपने बेनिफिट से, कि उनको लगा कि जो चार लोग हैं हम, या हमारे जैसे और लोग हैं, उनका बेनिफिट कैसे हो सकता है। तो उनको लगा यूनाइट हो जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंड होल्डर सोसाइटी। ये इंडिया की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है ना, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो क्या करती होगी ये, जो जमींदार थे, लैंड होल्डर्स थे, उनके भले के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करती होगी। मीन्स उनको अगर कोई प्रॉब्लम है वो कैसे एड्रेस हो सकती है, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कांग्रेस के बनने से पहले बनी थी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अचानक से कांग्रेस बनी और फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, नो। कई बार मेंस में ऐसे सवाल आते हैं कि जो कांग्रेस है, इट वाज द रिजल्ट ऑफ कल्मिनेशन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो इवेंट्स हो रही थी यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग आ रही है, इसका रिजल्ट था कांग्रेस, राइट। तो यहाँ पे लिखा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, बॉम्बे एसोसिएशन है। और देखो ना टाइम पीरियड कितना है, पूना सार्वजनिक सभा है, इंडियन लीग है, इंडियन एसोसिएशन है, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1837 से आगे 1884 मद्रास महाजन सभा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, ये कुछ के नाम हैं, बहुत सारी और भी हो सकती हैं। मेजर तो यही थी, राइट। तो इनमें कुछ फर्क है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मीन्स 1800 से 1850 के बीच में जो बनी, उनके फीचर कुछ अलग थे। उनके फीचर क्या थे, दे वर डोमिनेटेड बाय द वेल्दी पीपल। अरिस्टोक्रेट जो होते हैं ना, वो शाही ठाट बाट जिनके हैं, तो वो क्या करेंगे, पैसा है तो वो सिर्फ जो एलिट ग्रुप है उन्हीं की भलाई के लिए काम करेंगे, तो दूसरे के लिए नहीं करेंगे। इसलिए वो उनका जो कैरेक्टर वो कैसा होगा, रीजनल होगा।
क्षेत्रवाद, है ना, क्षेत्रीय ये सभाएं होंगी। अब तो इनकी डिमांड क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहते थे, वो चाहते थे इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा जाए, एसोसिएट किया जाए और एजुकेशन प्रमोट की जाए, एजुकेशन स्प्रेड हो। जो बाद की बनी है, मीन्स 1850 के बाद की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है उनमें थोड़ा सा फर्क आ चुका। वो क्या है कि जो मिडिल क्लास थी उसने डोमिनेट किया इसमें। मिडिल क्लास में यहाँ पे लॉयर्स को ले रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, और यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कांग्रेस को बनाया है। सो अब जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत वास्ट हो चुका था और इनका एजेंडा भी अब बड़ा हो चुका था, राइट, क्योंकि अब यहाँ पे कॉमन लोग आ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, कांग्रेस बनी और ये फ्रीडम स्ट्रगल जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट हुआ। तो जनरली जो बुक्स में पढ़ते हैं हम, कि वैसे हम लेते 1857 से, रिवोल्ट ऑफ 1857 वहां से लेते, विद्रोह से, बट जनरली हम कहाँ से लेते हैं, कांग्रेस के बनने से। जो पर्टिकुलर फ्रीडम स्ट्रगल है वो कांग्रेस के बनने से लेके आज़ादी तक का है। चलिए कांग्रेस की बात करते हैं। अब आपको इसमें फैक्ट भी थोड़े से देखेंगे। अभी समझिए, फैक्ट को रिवाइज कर लेना क्योंकि ये मैंने पीपीटी आपके साथ शेयर कर दी है, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अभी कोई डाउट नहीं है किसी को, अगर है तो कमेंट कर दिया कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले फाउंडर कौन थे, कब बनी, किसने बनाई, कहाँ बनाई। 1885 में बनी जी ये। कब बनी, 1885 में। किसने बनाई, ए ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाई। ये कौन थे, रिटायर्ड आईसीएस अफसर। आईएएस होते हैं ना, उनको पहले आईसीएस बोलते थे। सो रिटायर्ड, एक अंग्रेज था रिटायर्ड जो आईसीएस अफसर था। कहाँ पे बनी, शिमला में बनी, क्योंकि वो शिमला रहते थे। अब यहाँ पे लिखा है इंडियन नेशनल यूनियन। एक्चुअली जब ये बनी थी तो इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था, इट वॉज नॉट द कांग्रेस, ये नहीं था नाम इसका। फिर दादा भाई नौरोजी वहां बैठे थे तो उन्होंने बाद में सजेस्ट किया कि भाई दिस इज नॉट अ यूनियन, दिस इज असेंबली ऑफ पीपल, और अमेरिका में असेंबली ऑफ पीपल को कांग्रेस कहते हैं, तो इसका नाम ना कांग्रेस होना चाहिए। तब से इसका नाम बढ़ गया इंडियन नेशनल यूनियन, हटा के कांग्रेस पड़ गया, तो ऐसे इसका नाम चेंज हुआ। नाम आपको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी। पहला इसका जो सेशन हुआ वो बॉम्बे में हुआ, और वहां जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके बनने के, ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, राइट, कि जो रिफॉर्म हो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से हो, इंडियंस को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने की इजाजत दी जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और सिविल राइट्स मिलें, और एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स किए जाएं। मतलब उनके कोई पर्सनल नहीं है कि मुझे ये चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए, वो ओवरऑल एक जनरल इंडिया की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस बने कैसे, इसके बारे में मोटा मोटा आपको बस ये पता होना चाहिए कि दो थ्योरीज हैं जिससे कहते हैं कि ये बनी होगी। एक थ्योरी कहती है सेफ्टी वॉल थ्योरी, दूसरी कहती है लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी। जो सेफ्टी वॉल थ्योरी है वो कहती है, सेफ्टी वॉल क्या होता है, वो प्रेशर कुकर में लगा होता है कि ज़्यादा प्रेशर बने, और अगर जो उसके ऊपर वो लगा होता है ना विसल, कि वो जाम हो जाए किसी वजह से तो ब्लास्ट ना हो, उसमें एक वॉल लगा होता है, उसको सेफ्टी वॉल बोलते हैं। वो पहले लीक कर जाता है, वहां से हट जाता है और गैस रिलीज हो जाती है। था क्या, कहा जाता है एक्चुअली उस टाइम लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, और ये ब्रिटिशर्स को बात पता लग गई, तो उन्होंने देखा कि पहले डिसकंटेंटमेंट आया था तो क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो दोबारा से ऐसी कंडीशंस बन रही हैं। पहले तो उन्होंने देखा कि हमें हेल्प किया था यहाँ के जो राजा महाराजा थे, प्रिंस थे, उन्होंने हेल्प की थी, अब वो भी हमारे अगेंस्ट हैं, और अगर अब ऐसा हुआ तो कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा, तो क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा कि इनके अंदर जो गुस्सा भर रहा है उसको निकाल देना चाहिए, तो एक सेफ्टी वॉल लगाना पड़ेगा। तो जो कांग्रेस है एक सेफ्टी वॉल के तौर पे बनाई गई, ये एक थ्योरी है जो ये कहती है। और वो कैसे सपोर्ट करती है कि इसीलिए अंग्रेजों ने एओ ह्यूम को कहा, और एओ ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अफसर है, उसने बनाया कि अगर इंडियन बनाते तो बना लेते, इंडियंस को कौन बनाने देता, और अंग्रेजों को क्या पड़ी है कि इंडियंस के लिए करने की कुछ, कि चलो हम बनाते हैं, किस लिए, पॉलिटिकल डिमांड्स तुम्हारी हम हेल्प करेंगे तुम्हारी मंगवाने में। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कहते नहीं, सेफ्टी वॉल अंग्रेजों ने खुद बनवाई है ताकि लोगों को लगे कि अंग्रेज, अब हमारी जो सरकार है वो बात सुनती है, बरतानिया सरकार बात सुनती है। कैसे, कांग्रेस के थ्रू। उससे कैसे कि जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं कांग्रेस आपको रिप्रेजेंट करेगी, कांग्रेस आगे हमसे बात करेगी, तो जो समस्याएं कांग्रेस को बताइए, कांग्रेस हमें बताएगी, तो हम उसको हल करेंगे।
तो कितनी अच्छी बात है। पर जो बात के हिस्टोरियंस है वो कहते हैं ऐसा नहीं था, कांग्रेस बेसिकली इंडियंस ने खुद बनाई है, राइट, इंडियंस ने खुद बनाई है। अब क्योंकि अंग्रेज उनको ना दबाएं, अंग्रेज उनके खिलाफ ना हो जाए, उन्होंने आगे फ्रंट पे किसको रख दिया, चेहरा रख दिया एओ ह्यूम का। तो एओ ह्यूम को उन्होंने यूज किया एज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, जो बिल्डिंग्स में लगे होते हैं ना, ताकि बिजली गिरे तो बिल्डिंग को नुकसान ना हो वो। तो दो थ्योरी है, तो एक कहती है सेफ्टी वाली थ्योरी कि अंग्रेजों ने इसको बनाया है ना, ताकि इंडिया के अंदर जो डिसकंटेनमेंट है उसको कम किया जा सके। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहती है कि इंडियंस ने बनाया, एह्यूम को आगे रखे, उसका चेहरा उसका आगे रखे ताकि ब्रिटिशर्स को क्रश ना करें, राइट। तो ऐसे है। तो जब ये बनी 1885 में, उसके बाद यहाँ पे जो थे वो लिबरलिस्ट लीडर थे, लिबरल थे, उनकी अप्रोच लिबरल थी, मॉडरेट पॉलिटिक्स थी, वो कह दिए डोमिनेट करते थे यहाँ पे, उनकी चलती थी। और ऐसा कब तक रहा, 1905 तक रहा। तो इस फेज को 1885 से 1905, 20 साल का फेज है, इसको कहा जाता है मॉडरेट फेज कांग्रेस का, राइट। तो मॉडरेट फेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहे हैं, मॉडरेट्स डोमिनेट कर रहे हैं। और उनका तरीका क्या था कि कुछ भी करेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ऐसा क्यों था, क्योंकि ये लोग एलिट क्लास है, ये लोग एजुकेटेड क्लास है, ये इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, पेरिस से पढ़ के आए हैं, इनको लॉ की नॉलेज है। तो इनको पता है कि वहाँ पे जो इंडियंस हैं या जो वहाँ के लोग हैं उनको राइट्स मिलते हैं। तो हम भी तो कौन है, हम चाहे इंडिया में, बट वी आर द पीपल ऑफ द क्वीन। तो जो राइट्स उनको मिलता है हमें मिलने चाहिए। तो इसलिए वहाँ तरीके क्या है, लॉ है, तो यहाँ पे भी लॉ तो है ना। तो सेम, तो हम करेंगे कैसे कि जो हमने कानून पढ़ा है वहाँ पे कि ऐसा हो सकता है, तो वो मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। हो हल्ला नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो इनकी स्टार्टिंग में अप्रोच क्या थी कि लोगों के अंदर ओपिनियन पैदा करेंगे, ताकि लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की भावना आए, उनको एजुकेट करेंगे किस चीज़ को लेके कि भाई पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, किस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, राइट। कि इंडियंस को जगह नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए, तो उनको वो हक मिलना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, इंडियंस को दो ना। तो उन्होंने इस तरह से किया। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनाना है किस चीज़ के लिए, कि इंडिया में रिफॉर्म्स लाए जाएं। सिंपल। उनका मानना था कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स को पता नहीं है कि इंडिया की क्या प्रॉब्लम है, अगर पता होगा तो वो कर देंगे। कहते इंडिया को सुधार क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता ना, वो यहाँ के लोग नहीं हैं। उनकी अप्रोच थोड़ी सी ऐसे कह लीजिए पॉजिटिव थी, राइट। तो इस चीज को लेके उन्होंने एक कमेटी बनाई, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ पे, लंदन में 1889 में। ये बन गया सवाल। और इन्होंने एक पब्लिश करना स्टार्ट किया, उसका नाम था इंडिया। चलिए, अब इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी, बेसिकली तरीका क्या था इसमें काम करने का, उसको कहते हैं 3P स्ट्रेटेजी। 3P में क्या था, पहला P है प्रेयर के लिए, कि हम प्रेयर करेंगे सरकार से कि हमारी ये मांगे हैं, ये हमें रिक्वेस्ट है हमारी, इसको मान लीजिए। दूसरा, रिटर्न में पिटिशन देंगे कि भाई हमारी ये ग्रीवेंस मान लो, क्योंकि कई बार वर्बल नहीं चलता। और अगर नहीं हुआ तो हम धरना देंगे, बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे भी हो सकता है। धरने का मतलब वो नहीं है, प्रोटेस्ट कई तरीके से हो सकता है, शांत रह के गुस्सा दिखा के प्रोटेस्ट हो जाता है ना। क्यों ऐसा, वो क्यों नहीं चाहते थे झगड़ा हो, क्योंकि वो कहते अभी मौका नहीं है, अभी टाइम ऐसा नहीं आया है कि इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकें और वो ब्रिटिश रूल को हटा सके। ऐसा कुछ नहीं है अभी सोच तक, है ना, कि चैलेंज नहीं कर सकते बेसिकली हम। तो डिमांड क्या थी इनकी स्टार्टिंग में, मॉडरेट्स की आर्म्स एक्ट जो है उसको रिपील कर दीजिए, जो मीन्स आर्म्स को लेकर जो एक्ट बनाया गया था। जो आर्मी में कमीशनड पोस्ट हैं जैसे लेफ्टिनेंट के होते, कि वहाँ पे इंडियंस को अपॉइंट किया जाए, जो मिलिट्री पे खर्चा इतना किया जाता है उसको कम किया जाए, और जो परमानेंट सेटलमेंट है वो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी इंट्रोड्यूस की जाए। परमानेंट सेटलमेंट क्या थी, कोई बताएगा मुझे, व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट, किसी ने सुना हो तो, है ना, पता है। परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे जमींदारी सिस्टम को, राइट। चलिए, अब आता है फिर कंट्रीब्यूशन क्या रहा इनका, क्योंकि नरम दल है, ज्यादा कुछ किया नहीं, इनकी स्ट्रेटेजी भी आपने देख ली, 3P स्ट्रेटेजी है। तो इनका कंट्रीब्यूशन था पहला, इकोनॉमिक क्रिटिक करना, कि जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उनकी कॉलोनीज थी, उसको इकोनॉमिक आस्पेक्ट से इन्होंने एनालाइज किया कि वो इंडिया के लिए सही कर रही है, इकोनॉमिकली इंडिया के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, वो हम बात करेंगे क्या उन्होंने कहा था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करवाए उन्होंने, लेजिस्लेचर में प्रोपेगेंडा लेके गए वो,
जो रिफॉर्म्स है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसके लिए कैंपेनिंग की, और सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कैंपेनिंग की उन्होंने। इकोनॉमिक क्रिएटिव की बात करें तो उन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का इकोनॉमिक क्रिएटिव किया, तो जिसमें नाम आते हैं दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, दीन शाह वाचा। इन्होंने इकोनॉमी को एनालाइज किया और एक थ्योरी उन्होंने दी, उसको कहते हैं ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या, या ड्रेन क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ है बेसिकली ये, है ना। कौन सी थ्योरी है, ड्रेन थ्योरी या ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब इंडिया से जो पैसा वो ड्रेन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, अंग्रेज इंडिया को ऐसे एक्सप्लॉइट करे, वो यहाँ का पैसा इंग्लैंड ले जा रहे हैं। और उनके मुताबिक कि ये इंडिया की गरीबी का सबसे बड़ा रीजन है, कि इंडिया में जो अंग्रेज हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया की गरीबी का रीजन है, इंडिया की बैकवर्डनेस का रीजन है। अगर वो ना हो तो इंडिया बैकवर्ड ना होता, ऐसा कहा गया। अब ये वो लोग हैं जो एजुकेटेड क्लास है। अब ये किसको समझा रहे हैं, ये आम लोगों को समझा रहे हैं। और जब अगर आम लोग समझेंगे, आम लोग मीन्स अभी जो पढ़े लिखे आम लोग हैं, है ना, तो वो ऑब्वियस उनको लगेगा कि यस ब्रिटिशर्स जो हैं असली में क्या है, ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं है कि हम उनको सपोर्ट करें। चलिए, तो मॉडरेट्स जो है, अब उनको अगर हम करें असेस कि उन्होंने सही किया गलत किया, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाए, ज़्यादा मतलब ना भी आज़ादी की बात हो रही है, ना डोमिनियन स्टेटस मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो क्या है उनकी असेसमेंट, तो यही है कि उस टाइम की जो प्रोग्रेसिव फोर्स थी वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कि यही लोग हैं इंडिया में जो एजुकेटेड हैं और कुछ कर रहे हैं पॉलिटिकली, बाकी कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे अवेकनिंग की नेशनलिज्म को लेके। फिर तीसरा, उन्होंने लोगों को पॉलिटिकल काम में ट्रेन किया कि ये करना कैसे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, सारा कुछ तो नहीं सिखाया, पर बहुत सारी चीज़ें सिखा दी उन्होंने। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे जो थी, उसका जो असली चेहरा था, जो एक्सप्लॉइटेटिव चेहरा था, जो कैरेक्टर था उसका, वो सामने लेके आए लोगों की, भाई ये तो इंडिया को खा रहे हैं। फिर यहाँ पे और बड़ा मूवमेंट चलाने के लिए जो बेस है, अगर वो किसी ने तैयार किया है, देखो बाद में जो मर्जी हुआ कि हमने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, पर कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक, अगर वो ना हो तो बाद में कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो बेस है वो इन्होंने बनाया है। हाँ, बस ये है कि नुकसान कुछ ऐसे कह सकते हैं, कहाँ पे कमियां हैं, लिमिटेशन, कि जो ज़्यादा मासेस तक नहीं पहुंच पाए, ज़्यादा बेस मीन्स ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा पाए। एलिट क्लास पढ़े लिखे लोगों से इन्होंने कनेक्ट किया, जो गांव के लोग थे, मासेस थे, गरीब लोग थे, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। राइट। ये कुछ यहाँ पे जो मैंने क्या डाल दिया, प्री के लिए सवाल आ जाते हैं कि कांग्रेस के जो हर साल सेशन होते थे वो कहाँ कहाँ पे, उनका प्रेसिडेंट कौन था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पढ़ लेना जरूरी है। जैसे पहला बॉम्बे का है लिखा हुआ, कौन प्रेसिडेंट, डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी है ना, 72 डेलीगेट आए थे। जो दूसरा कैलकाटा में है, दादा भाई नौरोजी है। तीसरा जो है मद्रास में है, कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द प्रेसिडेंट। और चौथा जॉर्ज यूल है। तो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, दिस वॉज हिंदू, ये दादा भाई नौरोजी पारसी, ये मुस्लिम, और ये एक एंग्लो इंडियन या कह लीजिए अंग्रेज था, जॉर्ज यूल। फिर विलियम वेडन वन, ये भी अंग्रेज है। तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन है, जॉर्ज यूल है। ऐसे सवाल आ जाते हैं। राइट। 1906 में कौन था, दादा भाई नौरोजी वॉज द प्रेसिडेंट। कैलकाटा में दादा भाई नौरोजी कब कब बने हैं, तो यहाँ पे भी दादा भाई नौरोजी है, यहाँ पे भी दादा भाई नौरोजी हैं, उसके बाद फिर बने थे दादा भाई नौरोजी। तो ऐसे ये आपको देखना पड़ेगा जैसे। राइट। 1911 में कैलकाटा में कहाँ पे हो रहा है ना, उसके बाद कैलकाटा में दोबारा कब हो रहा है, 1917 में हो रहा है, 28 में हो रहा है। पूर्ण स्वराज कब आया, 1928 के लाहौर सेशन में आया। कौन प्रेसिडेंट था, जवाहरलाल नेहरू था। फंडामेंटल राइट के लिए रेजोल्यूशन कब पास किया, 1931 लास्ट में लिखा हुआ, कराची में हुआ, और ये वल्लभ भाई पटेल थे वहाँ के प्रेसिडेंट। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें दी हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और रिटेन करने हैं। राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद का जो फेज़ है वो है एक्सट्रीमिस्ट फेज़। और जो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ जो है वो, उसको हम कहते हैं गरम दल वाला फेज़, है ना, गरम फेज़। मतलब यहाँ पे वो जो ठंडे दिमाग वाले लोग हैं वो नहीं डोमिनेट कर रहे होंगे, वो लोग जो लड़ना चाहते हैं कि भाई बदला लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो लोग हैं। और ये फेज़ कब तक का है, 1905 से लेके 1919। इसका मतलब क्या है, 1919 वो पीरियड है जब गांधी जी पूरे एक्टिव हो चुके हैं पॉलिटिक्स में, वो आ चुके हैं मेन स्ट्रीम में, उससे पहले नहीं थे। तो गांधी जी के आने से जो पहला पहला फेज है उसको हम कांग्रेस फेज बोलते हैं, और उसके भी दो पार्ट कर देते हैं, एक मॉडरेट का फेज, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट फेज। अब इसकी बैकग्राउंड की बात करें
कि जो मॉडरेट फेज था वो तो पिटिशन पे फोकस करता था, उसका और कहीं पे था नहीं कि आराम से करेंगे। तो उस वजह से एक असंतोष, डिसकंटेंटमेंट लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो गया, जैसे कि उनके जो मेथड थे मॉडरेट्स के वो फेल हो रहे थे। तो जो साथ के लोग हैं तो नाराज होंगे ना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, पिटिशन करोगे तो लड़ाई करो ना, थप्पड़ मारो उसको, प्यार से थोड़ी कुछ मिलता है ना। फेमाइन आया हुआ था, टैक्सेस बढ़ गए थे, तो लोग बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे थे। नेशनलिज्म जो है वो राइज हो रहा है अब। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ से आई, जब बंगाल को डिवाइड कर दिया तो मॉडरेट्स कहते कोई बात नहीं हम करेंगे सारा, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते पूरे इंडिया में हो हल्ला मचा देना, अब हमने इन्होंने क्या कर दिया, है ना। वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। तो ये क्या दोनों के अंदर एक डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो एक ग्रुप अभी अलग इमर्ज हो रहा है जो डोमिनेट करेगा, जिनकी चलेगी, वो थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, राइट। और ये जो ग्रुप था कैसा था, वो डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करता था, कि ये नहीं कि जाके हम उनको पिटिशन देंगे, पिटिशन पिटिशन कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट एक्शन, डंडा उठा लेना है और वहां जाके, अभी लड़ेंगे नहीं, मतलब एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म में नहीं आने वाले हम, सिंपल रहेंगे। एक्सट्रीमिस्ट फेज है बट डायरेक्ट अभी वो नहीं करने वाले हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बात करेंगे, पिटिशन नहीं। तो इनका फोकस कहाँ पे था, स्वदेशी, मतलब बायकॉट कीजिए दूसरी चीज़ों को और इंडियन गुड्स को यूज़ कीजिए, एजुकेशन अपना होना चाहिए, और पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, जैसे बैठ के धरना देने कि नहीं हटेंगे मार लो डंडे, वो वाला काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस टाइम ये इस ग्रुप के जो लीडर थे वो आपने सुना होगा, बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में थे, बिपिन चंद्र पॉल ही वॉज इन बंगाल, और लाला लाजपत राय ये सभी को पता होगा पंजाब से थे। अब गवर्नमेंट ने देखा, ऑब्वियस है गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने देखा ये जो ग्रुप है ये ऐसा जो लड़ने को उतारू है हमसे, तो जो लड़ने को उतारू होता है गवर्नमेंट उसको क्या करती है, गवर्नमेंट नहीं बर्दाश्त करती है। तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक तरह से अटैक किया ताकि किसी को पता भी ना लगे, है ना। वो हम पढ़ेंगे कि इसमें स्प्लिट में, कांग्रेस की जब स्प्लिट होती है तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, सेडिशन मीटिंग एक्ट। उसमें क्या था कि बैन लगा दो इन पे, उनकी एक्टिविटीज पे। इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट 1908, ये क्या था कि अगर किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया अखबार में और लोग भड़क गए तो भाई उसको सजा मिलेगी। और तिलक ने एक आर्टिकल लिखा था, उस बेसिस पे इस लॉ को इन्वोक करके उसको जेल में डाल दिया गया, 1908 में जेल में डाला गया 6 साल के लिए, याद रख लीजिएगा। फिर जो क्रिमिनल लॉ थे उनको चेंज कर दिया कि उसमें थोड़ी सी जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट कर लेके, उनको लगता है भाई इसको अरेस्ट करना नहीं लिखा है तो डाल दो ना कानून की किताब में कि इसको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर प्रेस एक्ट 1910 का पास किया गया, राइट। तो ऐसे चलता रहा। चलिए, मेजर इवेंट्स जो थी इस टाइम पीरियड की उसकी बात कर लेते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। मेजर इवेंट में ये इसलिए लिखी हुई है, इसकी क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी इवेंट पहले हो रही है, कौन सी इवेंट बाद में हो रही है, एक ऑर्डर। और ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो इसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, दिस वाज द मेन रीजन ना एक्सट्रीमिज्म के आने का। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ है, और उस वजह से क्या हुआ, एक मूवमेंट चलाया गया जिसको कहा गया स्वदेशी मूवमेंट, और दूसरा था बायकॉट। तो स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चला है, तो 1905 से 1908 तक चला है। और इसी वजह से कि जो मूवमेंट कहाँ पे चलना है कहाँ नहीं चलना, जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे उनके बीच में जो तनाव बढ़ गया, उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ गए। अब उस डिफरेंसेस के बढ़ने से क्या होता है, कांग्रेस बिखर गई, कांग्रेस दो ग्रुप में बिखर गई, टूट गई कह लीजिए, स्प्लिट हो गया कांग्रेस में। कब, 1907 में। सूरत स्प्लिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मीटिंग हो रही थी, जो साल एनुअल मीटिंग थी वो सूरत में हुई थी उस टाइम, इसलिए इसका नाम पड़ गया सूरत स्प्लिट। स्प्लिट क्या हुआ, दो ग्रुप बन गए, एक कांग्रेस का मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। अब आपको तो पहले भी थे, पहले फेज था, अब कांग्रेस बटी नहीं हुई थी, एक कांग्रेस के अंदर दोनों थे। अब कांग्रेस का वो अलग हो गया, मीन्स एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया कि भाई तुम अपना कर लो जो करना है। उसके बाद क्या हुआ था कि ये अंग्रेजों की चाल थी कि एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाला जाए, हम उसको चार्ज लगा के अरेस्ट कर लेंगे और जेल में डाल देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब उसको हम अरेस्ट करेंगे और उसको बाहर निकाला जा चुका होगा कांग्रेस से, अब तो कांग्रेस वाले उसको बचाने नहीं आएंगे, तो इजी टारगेट हो जाएगा। और जब 1908 के बाद 1914 में तिलक जेल से आते हैं 6 साल बाद, राइट, तो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं अब क्या करना चाहिए कि लोगों को इकट्ठा करना चाहिए।
तो उन्होंने वो करना स्टार्ट किया और होम रूल मूवमेंट चलाया, जिसमें उन्होंने बाद में एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया। तो होम रूल मूवमेंट 2 ब्रांचेस चली अलग अलग जगह पे। और बाद में उन्होंने कैंपेनिंग किस चीज़ के लिए कि सभी को दोबारा से इकट्ठे करो, किस चीज़ को कि एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया था और मॉडरेट्स तो कांग्रेस में थे, इन दोनों को जोड़ो पहले तो। और बाद में जो मुस्लिम लीग है वो भी इससे आके जुड़ गई। तो लखनऊ पैक्ट में ये तीनों इकट्ठे हो गए, जो पहले अलग अलग थे, एक तरह से दुश्मन थे, इकट्ठे हो गए। तो उस चीज के लिए लखनऊ पैक्ट जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट क्या है? अगेन कांग्रेस का जो सेशन था 1916 में वो लखनऊ में हुआ है। तो वहां पे इन तीनों के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ दैट बिकेम लखनऊ पैक्ट। तो उस वजह से नाम पड़ गया लखनऊ पैक्ट। जो सेशन है उसी को बेसिकली हम बात करते हैं उसकी। तो एक्सट्रीमिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या रही है? उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस पहुंचाई है कहाँ तक? आम जनता तक, जो कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं कर पाए, चाहे वो कुछ भी थे। फिर उन्होंने सेल्फ रिलायंस, नेशनल प्राइड, इनको प्रमोट किया, है ना, कि अपने ऊपर भाई अब विश्वास रखो, सेल्फ रिलायंट बनो। फिर जो फ्यूचर के मास मूवमेंट थे कि गांधी जी ने ऐसा किया, उन्होंने किया, पर जो उसकी जो फाउंडेशन है, ग्राउंड वर्क, वो ये लोग करके गए हैं, राइट। और जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और गांधी मेथड जो थे उनको भी इन्फ्लुएंस किया। तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। लिमिटेशन ये थी, इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं थे। बट दूसरा क्या था? वो थे अर्बन थे और एलिट सेंट्रिक थे। एलिट सेंट्रिक मतलब जो एलिट क्लास है, रिच क्लास है, वो उनसे ही ज्यादा बात करते थे। आम जनता से तो बात वो भी नहीं उतने कर पाए, उनको कनेक्ट नहीं कर पाए। कोशिश की है पर वो कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, है ना। और तीसरा रीजन ये है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने उसको दबाया और अरेस्ट कर लिया, जिस वजह से मूवमेंट ये वीक हो गया था। ये आपके लिए मैंने माइंड मैप डाल दिया है ताकि ये चीज़ें जो यहाँ पे हुई है आप उनको थोड़ा सा रिटेन रख पाओ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी तो उनको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल है, वो हमने नाम लिख दिया। अब है क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल? पता होना चाहिए। सूरत स्प्लिट क्या थी? पता होना चाहिए, राइट। होम रूल मूवमेंट क्या था? लखनऊ पैक्ट क्या था? तो इनको डिस्कस करते हैं, आइए। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल है, कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। उस दिन इसको अनाउंस किया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, राइट। कि अनाउंस किया था, आज से इफेक्टिव हो गया 16/10/1905। याद रख लीजिए किसने किया था ये? लॉर्ड कर्जन ने, राइट। लॉर्ड कर्जन कौन थे? उस टाइम के गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय कह सकते हैं। अब इसका अगर बेसिक देखें, फाउंडेशन की बात करें, ये इशू कहाँ से अराइज हुआ? वो कहते हैं जो बंगाल था उस टाइम, बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, जो उसका बक्सर के टाइम में बननी शुरू हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ये सबसे बड़ी थी। कैसे? उसमें आज का वेस्ट बंगाल था, उसमें आज का ये बांग्लादेश हो गया, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सारा एक था पहले। और इसकी आबादी कितने? 78 मिलियन, राइट। 8 करोड़ रफली कह दीजिए, 7.8 करोड़। तो इतना बड़ा उस टाइम में कोई स्टेट होना, कोई प्रेसिडेंसी होना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाना इसका बहुत मुश्किल है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसको बांट दीजिए। तो रीजन क्या दिया गया? ऑफिशियल रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ताकि गवर्नमेंट में सुधार लाया जा सके। एक्चुअल जो रीजन था, जो रियल मोटिव, वो क्या था? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कि इंडिया में मुस्लिम्स और हिंदू दो ग्रुप हैं और दोनों मिलके रहते हैं। वो कहते बेटर क्या है? बेटर ये इनके अंदर स्प्लिट डाल दो, फूट डाल दो इनको, डिवीजन डाल दो इनके अंदर, डिवाइड कर दो इनको। तो हिंदू मुस्लिम बेसिस पे उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो वो कैसे किया? वो कहते यही तरीका है कि धर्म के नाम पे बना दो। मुस्लिम वाले जो हैं ईस्ट बंगाल, और जो नॉन मुस्लिम उनको वेस्ट बंगाल में डाल दो, ताकि हम तो बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एक्चुअल में क्या था रीजन? डिवीजन करना इंडियंस की, है ना। और दूसरा था रिलीजन के बेसिस पे उनके अंदर डिफरेंसेस पैदा करना। चलिए, अब डिवीजन जो थी वो क्या हुई? एक बन गया ईस्ट बंगाल और एक बन गया वेस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट बंगाल था उसमें ईस्ट बंगाल और असम, उसकी कैपिटल थी ढाका, उसमें चिट्टागोंग, राजशाही और असम के एरिया थे। जो वेस्ट बंगाल था, जिसको आपका जो वेस्ट बंगाल है, यही कभी आपने सुना होगा ना कि जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया के वेस्ट में नहीं है, वो ईस्ट में है। अजीब सा है ना, क्यों है? अब आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जब बंगाल को डिवाइड किया गया तो एक ईस्ट बंगाल बन गया, एक वेस्ट बंगाल। जो
वेस्ट बंगाल आज भी इंडिया के पास है तो उसको आज भी वेस्ट बंगाल कहा जाता है, जबकि ईस्ट बंगाल इज बांग्लादेश। और इसकी कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल के? कैलकाटा, जिसमें बिहार और उड़ीसा। तो ये आज का वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, उड़ीसा, ये सब क्या थे? इट वाज अ वन स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। अब होता क्या जब ऐसा हुआ, तो ऑब्वियस है उसका रिएक्शन तो होगा कि पूरे एरिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, है ना। और दूसरी तरफ जो स्वदेशी मूवमेंट है वो चलने स्टार्ट हो रही हैं। कैसे चल रहे हैं? लोग बायकॉट कर रहे हैं ब्रिटिश गुड्स का, जो स्वदेशी चीज़ें हैं, इंडिया की बनी हुई चीज़ें, उनको प्रमोट कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन उसको प्रमोट करें कि इंडियन नॉलेज जो है उसको गेन कीजिए और इंडियन स्कूल में एडमिशन लीजिए। और मास मोबिलाइजेशन इसमें हुआ। लीडर्स ये इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और तिलक, बाल लाल पाल वाले। तिलक हो गया और बीसी पॉल हो गया और लाला लाजपत राय हो गया। कंसिक्वेंसेस क्या निकला है इसके खत्म होने के बाद? जो रिजल्ट में ये कहते हैं हम कि एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म हुआ, उसका ग्रोथ होना। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? एक था एक्सट्रीमिज्म का एक्सट्रीमिस्ट फेज, अब ये एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म मतलब ये एक टेरर उसमें चला जाएगा, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में चला जाएगा। दूसरा रिजल्ट था मुस्लिम लीग बनी, मतलब मुस्लिम को स्प्लिट करना था। तरीका क्या निकाला कि मुस्लिम एरिया अलग कर दिया, नंबर वन। दूसरा, मुस्लिम्स को कहा गया कि आप इकट्ठे हो जाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और सपोर्ट कीजिए किस चीज़ को? पार्टीशन ऑफ बंगाल को। बहुत अच्छा किया सरकार ने। तो मुस्लिम लीग जो है इट वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब बनी? 1906 में बनी, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। और कहा जाता है यही एक ऐसा मूवमेंट है जो चलाया गया, मीन्स जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ इसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। तो यही एक ऐसा मूवमेंट था जो कामयाब रहा है पूरे हिस्ट्री में। जब हम बात करते हैं कैसे, क्यों चलाया था पार्टीशन के खिलाफ, तो पार्टीशन को 1911 में कैंसिल कर दिया गया। पर मुझे लगता है कैंसिल वो नहीं था, वो तो और टुकड़े कर दिए गए, राइट। कि जो बंगाल है आज का, उसमें से बिहार उड़ीसा अलग निकाल दिए गए, तो वो तो और टुकड़े हो गए ना। और दूसरी चीज जो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स ने की वो ये था, कैपिटल को शिफ्ट किया। कि कैपिटल अभी तक जो थी वो कैलकटा थी, कैलकटा से इंडिया कंट्रोल होता था। अब उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर ली? दिल्ली शिफ्ट कर लिया। और तब से आज दोबारा दिल्ली ही है आज तक, तब से 1911 की बात हम कर रहे हैं। अब कई बार सवाल आता है, किसी को पता है कि दिल्ली उन्होंने कैपिटल शिफ्ट क्यों की? कमेंट करके बताइएगा, या आप चेक करके मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला अभी, तो खैर नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा चाहे। चलिए, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या था? हमने बात की स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1908 तक चला है। बैकग्राउंड क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल इज द बैकग्राउंड, राइट। कि जहाँ पे उन्होंने देखा कि ये हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात हो रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या? बायकॉट मूवमेंट वाज द मेन इसका, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट है। स्वदेशी का मतलब क्या है? फॉरेन गुड्स की बायकॉट करनी है। कब स्टार्ट हुआ? अगस्त 1905 में कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। अब इन्होंने किस चीज़ की आवाज़ दी कि ब्रिटिश गुड्स जो हैं उनको बायकॉट करो। उसके ब्रिटिश टाइटल्स हैं, ब्रिटिश कोर्ट्स हैं, ब्रिटिश के अंग्रेजों का कुछ भी, उसको बायकॉट करो भाई। फिर दूसरी चीज सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना। कैसा? इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। वो कैसे बना जाता है? अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, खुद की लगाओ भी। तो यही हुआ, जो इंडिया के सामान को प्रमोशन मिलने से इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोशन मिली, खासकर हैंडलूम की, खादी की। फिर एजुकेशन को प्रमोशन मिला, नेशनल एजुकेशन जो है वो बना, बंगाल नेशनल कॉलेज बना। और कुछ बैंक्स बने, स्वदेशी बैंक्स, स्वदेशी एंटरप्राइजेस। और आपको पता होगा शायद जो टाटा की फैक्ट्री है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को बोलते हैं जिसको, वो इसी टाइम बनी थी, राइट। सो वो इसी का रिजल्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या थे? सिंपल है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश रूल है, उसके अगेंस्ट बात करने, उसको रेजिस्ट करना है। कैसे? कोऑपरेट ना करके, नॉन कोऑपरेशन की स्ट्रेटेजी से। इंडिजीनियस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना है, राइट। और सेल्फ रिलायंस इंडियंस के अंदर उसको प्रमोट करना है। लीडर्स कौन कौन थे? मॉडरेट में भी लीडर थे यहाँ पे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक्सट्रीमिस्ट में तो वो लाल बाल पाल थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो रक्षाबंधन उन्होंने स्टार्ट किया, जिसके थ्रू वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रमोट कर रहे थे। अरविंदो घोष थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन चुके थे, पहले पॉलिटिकली एक्टिव थे,
बट उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अभी भी था। तो इन्होंने कैसे किया ये सारा स्वदेशी मूवमेंट, कैसे चलाया? पब्लिक मीटिंग्स की, जुलूस निकाले गए, भाषण दिए गए, और जो फॉरेन गुड्स बेचती थी सामान, दुकानें, वो दुकानें जो विदेशी सामान बेचती थी वहां पे धरना दिया गया कि इसको बंद कीजिए। राइट। उसके अलावा एजुकेशन को प्रमोट किया इन्होंने, और इंडिया की फैक्ट्री को, और जो फॉरेन कपड़े थे उनको आग लगानी शुरू की। ऐसा इन्होंने तरीका अपनाया। सो ये आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? देखो, हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की, तो हर चीज स्वदेशी में हम बात करने लगे कि कपड़े हैं वो भी स्वदेशी, खाना है उस पर फोकस स्वदेशी पे कीजिए, पहले तो था ही खैर स्वदेशी, है ना। आर्ट है, लिटरेचर है, म्यूजिक, सब कुछ स्वदेशी पे कीजिए। तो वही हुआ, उस वजह से जो इंडिया के अपना आर्ट थी, लिटरेचर, म्यूजिक, वो रिवाइव हुआ। दूसरा एजुकेशन, तो जो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उसकी ग्रोथ हुई इस वजह से। और कुछ स्लोगन्स निकले यहाँ पे, जो वंदे मातरम है वो यहीं पे हमने बात की, सुना कि बंकम चंद्र चटर्जी जी का एक नॉवल है आनंद मठ, तो उससे वो निकला है। अब ब्रिटिशर्स ने अपना रिस्पॉन्स क्या दिखाया? ऑब्वियस है, उन्होंने इसको क्रश करना था, दबाना था, रिप्रेशन किया। कैसे? लाठीचार्ज करके, अरेस्ट करके, प्रेस सेंसरशिप लगा के कि आप ये नहीं छाप सकते, वो नहीं छाप सकते, ऐसे ऐसे सेंसरशिप लगा के। दूसरा क्या रिजल्ट निकला इसका? इसका नतीजा था सूरत सेशन में जो स्प्लिट हुई कांग्रेस में, वो। और तीसरा, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, वो इसका रिस्पांस था। 1908 में ये जो मूवमेंट है वो कमजोर चला गया। क्यों होता चला गया? पहला कारण है ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको रिप्रेस किया गया, दबाया गया। दूसरा रीजन है कांग्रेस के अंदर आइडियोलॉजी में स्प्लिट था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिज्म के अंदर। एक्सट्रीमिस्ट अलग सोचते थे और मॉडरेट्स अलग सोचते थे। और सबसे बड़ी बात, ना तो कोई यूनिफाइड लीडरशिप थी और ना ही गांव से इनको कोई सपोर्ट था। और मेजोरिटी पॉपुलेशन उस टाइम तो गांव में रहती थी। आज भी कितनी रहती है? 32% शहरों में रहती है, बाकी तो गांव में रहती है 68%। तो उस टाइम आप लगा लो कि हो सकता है 90% गांव में रहती हो, तो शहर थे ही कहाँ पे। तो इसे हम क्या देखते हैं? लीगेसी इसकी यही है कि जो फ्यूचर के मास मूवमेंट है उसकी फाउंडेशन इसने रख दी, नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इसने फैलाई, और इकोनॉमिक नेशनलिज्म का बर्थ यहाँ पे हुआ। और जो गांधी जी के मूवमेंट है वो इससे इंस्पायर हुए। ये कहा जाता है कि चाहे वो नॉन कॉपरेशन, चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। नेक्स्ट जो इसमें मूवमेंट हमने बात की थी वो था होम रूल मूवमेंट। अब होम रूल मूवमेंट क्या है? होम रूल स्वराज बेसिकली। होम रूल अपना राज, घर का राज, स्वराज। 1916 में है, किसने लॉन्च किया? बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि जो कांग्रेस की लीडरशिप थी मॉडरेट्स की, उससे लोग नाराज थे। ये तो हम पहले बात की थी, दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को तो कांग्रेस से निकाल दिया गया, चला कौन रहा है? मॉडरेट्स। तो अब जो लोग हैं आम आदमी, वो नहीं उसको उसमें अपना अ, विश्वास दिखा रहा था। राइट। दूसरा रीजन क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा रिप्रेस किया था चीजों को, तो उस वजह से लोगों के अंदर रोष फैला हुआ था। तीसरा है कि आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चला था, तो ये उससे इंस्पायर हो गया कि वहां पे चला तो यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं। चौथा है कि जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए या करने की कोशिश की गई वो फेल हो गए थे। राइट। और उसके आगे कि वो उनको इकट्ठा करके री एनर्जाइज करना चाहते थे, क्योंकि स्वदेशी की बात तो नहीं हुआ ना कुछ भी। तो इसके एम्स क्या थे, चाहते क्या थे? सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब होम रूल, स्वराज। कहाँ पे? ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, स्वराज की, ब्रिटिशर्स अंपायर के अंदर ही हमें होम रूल दे दिया जाए। तो इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि आज़ादी कहाँ मांगी है? अभी तक तो मांगी नहीं है। फिर जो लोग हैं उनको पढ़ाइए, समझाइए, और उनको आगे काम पे लगवाइए, भेजिए अपने किस चीज़ के लिए? जो हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंट्री। हम बात कर रहे हैं किसकी? स्वराज की। तो वो लोगों को समझाइए, लोगों के अंदर वो बातें पहुंचाइए। और फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट जो है वो क्रिएट करने के लिए इनका ऑब्जेक्टिव था अंडर ब्रिटिश क्राउन। ये कुछ ऐसा चाहते थे। तो होम रूल मूवमेंट के जो मेन लीडर थे वो कौन थे? वन इज एनी बेसेंट और दूसरा बीजी तिलक। फर्क क्या है? तिलक ने स्टार्ट किया कब? अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया सितंबर 1916 में। बट जो एनी बेसेंट की थी वो ऑल ओवर इंडिया काम करती थी ब्रांच। जो तिलक की थी वो कहाँ पे काम करती थी? महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेरर और मध्य प्रदेश वाला एरिया, सेंट्रल प्रोविंस को कहते हैं। राइट।
तो दो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जो होम रूल मूवमेंट चला रही हैं, अलग अलग चला रही हैं, बट गोल एक ही है। और इन्होंने मेथड क्या अडॉप्ट की है? पटिशंस देना, पब्लिक मीटिंग्स करना, न्यूज़पेपर और पैम्फलेट के थ्रू अपना प्रोपेगेंडा जो है उसको प्रमोट करना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन पे फोकस करना, मिडिल क्लास है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको इन्वॉल्व कीजिए, उस पर फोकस कीजिए कि उनको कैसे हम लाया सकें अपने साथ, और लोकल ब्रांचेस बनाइए खासकर साउथ इंडिया और महाराष्ट्र में। तो इसका होम रूल मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका सिंपल सा है कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो दोबारा से स्पार्क आ गया उसमें, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट से अभी तक कुछ नहीं हुआ था। दूसरा है कि पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है वो बड़े लेवल पे हुई। एलिट क्लास से आगे जो लोग थे वो भी किस में आ गए? पॉलिटिकल अवेकनिंग में आ गए। फिर जो तिलक और एनी बेसेंट हैं वो किस में आ गए? जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी उसमें आ गए, क्योंकि पहले तिलक को बाहर निकाल दिया गया था ना। और गांधी के मास मूवमेंट का ये क्या है? एक फाउंडेशन छोड़ गया। डिक्लाइन कैसे हुआ ये? एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया 1917 में। अब जब लीडर अरेस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस मूवमेंट डिक्लाइन करेगा। फिर एक अनाउंसमेंट हो गई, जो उस टाइम के थे ना, गवर्नर जनरल थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो उससे पहले एक डिक्लेरेशन है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917 की, जिसमें कहा गया कि हम इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट देना या सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रॉमिस करते हैं, तो आप क्या करेंगे? मूवमेंट को रोक दीजिए, है ना। तो इंडियंस को लगा कि इन्होंने चलो कुछ तो कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, थोड़ा दे रहे हैं, कुछ भी है, सुन तो रहे हैं बात। फिर गांधी जी मर्ज हो गए थे और नॉन कोऑपरेशन की तरफ जो शिफ्ट अब होने लगा था, तो ये रीजन है इसके खत्म होने के। हमें यहाँ से क्या सीख मिल जाती है? क्या ये छोड़ गया? लोगों के अंदर कॉन्शियस बना के छोड़ गया, खासकर अर्बन एरिया में मिडिल क्लास के अंदर। नेशनलिस्ट इंथुजियाज्म इसने रिवाइव किया जो लोगों के अंदर कम हो चुका था। और गांधी के मास मूवमेंट के लिए इन्होंने एक जगह बना दी सोसाइटी में। और सबसे बड़ी बात, पैन इंडिया, पूरे देश में आपको हड़ताल करनी है, आपको कुछ भी करना है, एजिटेशन करना है, तो दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट, राइट। ये फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड, जो आप पढ़ लीजिए, आपको इजी रहेगा रिवाइज करने में, है ना, कि कब का है, कौन इसका लीडर है, नेचर क्या है, गोल क्या था इनका, किससे इंस्पायर हुए, आउटकम क्या निकला, डिक्लाइन क्यों हो गए, कि अरेस्ट हो गया, मॉन्टेगो डिक्लेरेशन हो गया, 1916 का है, नी बेसेंट ने लीडर, बीजी तिलक लीडर हैं। लास्ट है यहाँ पे लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब का? 1916 का है जी। और लखनऊ पैक्ट है क्या? बेसिकली लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस के जो दो ग्रुप थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट जिनको बाहर निकाल दिया गया था वो दोबारा से उनको ज्वाइन करा लिया गया। और मुस्लिम लीग जो अभी दूर थी, जो ऑब्वियसली या स्टार्टिंग में बनाई किसके अगेंस्ट गई थी? कांग्रेस के अगेंस्ट, अब वो भी जुड़ चुकी है इससे, राइट। तो कब है? दिसंबर 16। इसमें एक चीज याद रखिएगा, कांग्रेस के जितने सेशन है सारे दिसंबर में हुए हैं, और वो भी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, राइट। तो ये कब का है? दिसंबर 1916 का सेशन है। कहाँ पे हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। और किस चीज़ का सेशन है? कांग्रेस का सेशन, एनुअल सेशन। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो नहीं हो रहे थे वर्ल्ड वॉर से, फिर वो चाहते थे जो नेशनलिस्ट फोर्सेस उनको इकट्ठा किया जाए। और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उससे कांग्रेस तो पहले दुखी थी या डिससेटिस्फाइड थी, अब मुस्लिम लीग भी होने लगी। अजीब बात है, मुस्लिम लीग को किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने। और उसकी पॉलिसी से दे आर नॉट हैप्पी, और वो चाहते थे कि ये हटाया जाए इनको। भाई क्यों सपोर्ट नहीं करे? खास कर जब वर्ल्ड वॉर वन में खलीफा का जो एरिया वो अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया, उससे मुस्लिम नाराज हो गए थे। तो ये भी एक कारण था, राइट। अब वो चाहते थे कि यूनिफाइड, एक यूनाइटेड फ्रंट बने जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बने, ताकि गवर्नमेंट को समझ आए कि ये लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो कौन कौन सी पार्टीज हैं यहाँ पे? कांग्रेस, उसके दोनों फेज, और दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऐसे दो ग्रुप कांग्रेस के हो गए और एक मुस्लिम लीग, तो ऐसे टोटली तीन हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या थे, डिमांड क्या थे इनकी? सेल्फ गवर्नमेंट मांगना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अचीव करना, ताकि फ्रीडम स्ट्रगल को इसको और जोर दिया जा सके, बल मिल सके इसको। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के मुद्दे पे इकट्ठे होकर काम करना, उस पर एग्री करना सभी को। सो मेन प्रोविजन क्या थी? सेल्फ गवर्नमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मांगते थे ये, फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स,
और जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड टू ब्रिटिश। ये इनकी मेन प्रोविजन थी, जो डिमांड थी बेसिकली, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? लखनऊ पैक्ट की सिग्निफिकेंस यही है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो हुई यहाँ पे, किस पे? वो भी खासकर पॉलिटिकल प्रोग्राम पे। जॉइंट एजेंडा था कि दोनों एग्री कर गए एक दूसरे पे। दूसरा, कांग्रेस का रीयूनियन यहाँ पे हुआ है और उससे नेशनलिस्ट मोराल जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो बूस्ट हुआ है। ये इसकी सिग्निफिकेंस रही है। लिमिटेशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या गलती कर दी, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट ये होता है कि एक ही एरिया में अगर अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, 2 रिलीजन या 3 रिलीजन के लोग हैं, तो तीनों का लीडर अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए हम एमएलए चुन रहे हैं तो एक एमएलए नहीं होगा, एक मुस्लिम्स का एमएलए होगा, एक नॉन मुस्लिम्स का एमएलए होगा, और उनके लिए वो लोग अपनी कम्युनिटी से अलग अलग खड़े होंगे और वो उनकी कम्युनिटी के लोग ही उनको वोट करेंगे। वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये एक बीज है जो बो दिया गया किस चीज़ का? कम्युनलिज्म का, राइट। तो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं तो वो ऑब्वियस है, वो कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं चल पाएगा अभी, क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने एक्सेप्ट कर ले कि आपको दिलाएंगे, राइट। तो कुछ ऐसा हम बात कर सकते हैं जी। अब इसमें मुझे बताइए, आप लोगों को किसी को डाउट है? कुछ आपको लग रहा हो कि ये इसमें समझने में कुछ दिक्कत रह गई है, नहीं रह गई है, या आपको लगता हो कि ये पूछना है हमें, जो भी आपको लगता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, राइट। अदरवाइज आज के लिए इतना, कल मिलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम क्या बात करने वाले हैं? आगे हम बात करने वाले हैं गांधीयन फेज। तो गांधी जी के टाइम में कौन कौन से मूवमेंट चले, प्लस और एडिशनल क्या हुआ, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, तो उनकी हम बात करेंगे, राइट। चलिए, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।